हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक अमेंडमेंट वीडियो नवंबर 2022 के लिए। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हमारे जितने भी रिवीजन वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस सारे के सारे सीए फाइनल के अपलोड हो गए हैं और सारे के सारे अपडेटेड है, एक्सेप्ट फॉर वेरी स्मॉल अमेंडमेंट जो मैं आपको आज के वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। ये वीडियो में हम सिर्फ अमेंडमेंट कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एबीसी एनालिसिस और आरटीपी का डिस्कशन करके दे दूंगा। और मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए जो आपके एमसीक्यू बुकलेट जो है मेरी, वो एमसीक्यू बुकलेट के भी कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लूं। दो ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ कैटेगरी ए सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूं कैटेगरी ए के, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूं। आप पूछोगे सर फ्री में, हाँ आप करोगे, हाँ तो सब कर लो ना, हमको जो मन है वो देख लेंगे हम। अरे नालायक, हम ये लाइव सेशन करेंगे, रोज हम आधी घंटे डाल करके जितने एमसीक्यूज हो सके उतने करके 5-6 दिन में हम सारे एमसीक्यूज खत्म कर देंगे। दैट इज द प्लान, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू नीड सम एमसीक्यूज। बट नाउ कमिंग टू दिस वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट। हम पढ़ने वाले हैं आरटीपी के बहुत सारे अमेंडमेंट्स। अब मेरे को फटाफट ये बताओ, आरटीपी के अमेंडमेंट्स बताने के पहले मेरे को ये बताओ कि क्या आपने, आपके पास समरी नोट्स जो हैं वो नए वाले हैं कि मे 22 वाले हैं। अगर मे 22 वाले हैं तो मैंने ये 4 या 5 पेज के नोट्स में आपके लिए मे 22 के भी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए और नवंबर 22 के लिए भी कर लिए हैं, ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। पर अगर आपके पास नवंबर 22 वाली समरी नोट्स है ना, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ ही अमेंडमेंट्स हैं। इस बार अमेंडमेंट में निधि ने बड़ा परेशान किया। निधि, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, पर तुमने परेशान किया तो अब सहना पड़ेगा। तो सर पहले मैं जो अमेंडमेंट्स पहले से कवर हो चुके हैं उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी आपको एक बारी बता दूंगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सर चैप्टर 2, जो आपका चैप्टर 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर है, उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला पावर था या फिर कुछ ऐसी चीजें थी, जो 5 ऐसी चीजें थी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं डील कर सकते, वो चीजें डिलीट हो गई है। वो कब से डिलीट हो गई है, वो हमारे समरी नोट से भी हट गई है। अगर आपको आईसीआई मॉड्यूल में दिख रहा है, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो वहां से अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। वो आरटीपी में वो लिख देते हैं कि मैटर्स टू बी डेल्ट इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं डील हो सकता, सारे के सारे मैटर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 39 393 ए। सर 393 कौन सा सेक्शन हो गया? गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी में लास्ट में इन्होंने एक सेक्शन यूटिलाइज किया सर। फॉरेन कंपनी में एक प्रोविजन था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि तुम चाहो तो कुछ फॉरेन कंपनीज को ये फॉरेन कंपनी के प्रोविजन से एक्सेम्प्ट करवा सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर यूटिलाइज करके फॉरेन कंपनीज और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को एग्जेम्प्ट करवाने का पावर था। उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो एसईजेड में सेटअप हुए हैं उनको एग्जेम्पशन दिया है। वो जब भी एग्जेम्पशन निकालेंगे उनको एक कॉपी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। वो सब ठीक है सर, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब सर फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन था, फॉरेन कंपनी जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ते थे, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसके नीचे फिर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिकली भी आपका बिजनेस हो सकता है। उसमें एक क्लैरिफिकेशन आया है सर कि अगर आप ई ऑफरिंग करते हो सिक्योरिटीज का, सब्सक्रिप्शन का, या लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आईएफएससी, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन कंपनी। मतलब क्या सर, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सिक्योरिटीज का, सब्सक्रिप्शन का, या लिस्टिंग का आईएफएससी में। तो वो जो सर्विसेज है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, उसको हम ई मोड ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। मतलब हम आपको फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के घेरे में नहीं लेंगे। मतलब हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, ये काम अगर तुम कर रहे हो तो तुम करो, कोई टेंशन नहीं है, तुमको फॉरेन कंपनी के प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होंगे। अब सर बात करते हैं ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की। सर ये कौन सा टेस्ट है? अरे ये वो टेस्ट है जो अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने के लिए अपने आप को नाम को डेटाबेस में डलवाना पड़ता है, उसके लिए एक टेस्ट देना पड़ता है। वो जो टेस्ट आप दोगे, क्या आप हर किसी को वो टेस्ट देना होगा? सबसे पहली बात तो सर वो टेस्ट जो है आपको 2 साल के अंदर देना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ योर इंक्लूजन ऑफ नेम। अब टेस्ट तो आपने 2 साल के अंदर दे दिया, उसके आगे क्या अटेम्प्ट की कोई लिमिट है? सर कोई लिमिट नहीं है, और 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए। पर सर कुछ प्रोविजंस थे जहां पे ये लिखा हुआ था ये टेस्ट जो है कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसी में अमेंडमेंट है सर, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कहा, टेस्ट 3 तरह के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला तो वो लोग जो डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन है, और ये वो लोग हैं जो 3 साल या उससे ज्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस है। और मैंने क्या लिखा है, इफ मोर देन वन कंपनी काउंट वन, मतलब क्या, अगर आप 4 जगह 4 अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं 1 साल के लिए, तो उसको हम 1 साल ही गिनेंगे, उसको 4 साल नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के लिए एक ही गिनना उसको। सर ये इसमें अमेंडमेंट क्या है,
अमेंडमेंट सिर्फ ये आया है, ए पॉइंट तो पहले भी था, बी और सी इन्होंने चेंज करके एडिशन भी किया है। ए में क्या था सर, अगर आप डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन हो 3 साल या उससे ज्यादा, कहां पे, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, बॉडी कॉर्पोरेट, और या फिर कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया है पर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है $2 मिलियन या उससे ज्यादा है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सर ये सारे लोगों को क्या मिलता है, ये सारे लोगों के डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन को एसएटी देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अरे यार तुम इतने बड़े बड़े लोग हो, तुम किधर बैठ के एसएटी दोगे, ठीक है। उसके अलावा बी और पॉइंट सी पॉइंट जो नया है वो क्या कहते हैं, बी क्या कहते हैं, पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आप डायरेक्टर या उसके ऊपर के पोजीशन में हो, इन द, अच्छा एक सेकंड, सो सॉरी, मेरे को अभी याद आया सर, ये नोट्स किधर से मिलेगा हमको, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी कोई डालेगा तो डाल दो, ये चैनल में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 4-5 पेज का नोट्स है सर, इसको प्रिंट कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैटर्स रिलेटिंग टू कॉमर्स। पहला तो क्या, आप डायरेक्टर या उसके अबव पे स्केल पे हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, और आपको क्या है, आपको एक्सपीरियंस है कौन से मैटर में, कॉमर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में, फाइनेंस में, इंडस्ट्री में, ये सारी चीजों में, या फिर अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज। सर क्या ये याद करना है, इन जनरल याद कर लो, इतना डिटेल में मत याद करना, इन जनरल ये याद कर लो कि अगर आप डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन हो और डायरेक्टर या इक्विवेलेंट पोजीशन में हो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में, और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कमर्शियल या कॉर्पोरेट मैटर्स को हैंडल करने के लिए, तो आप एग्जेम्प्ट हो। दूसरा, अगर आप चीफ जनरल मैनेजर के पोजीशन पे हो, के पे स्केल पे हो, कहां पे सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सेबी में, इरडा में, पीएफआरडीए में, ये सब चीजों में, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है कॉर्पोरेट और सेक्रेटरियल इकोनॉमिक लॉ रिलेटेड एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, या अगर आप रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा के डिपार्टमेंट में और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको एसएटी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा फॉलोइंग इंडिविजुअल्स को भी नहीं देना पड़ेगा जिनके पास 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, एज अ सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएस, ये सारे इन प्रैक्टिस होने चाहिए। या तो आप एडवोकेट हो या सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। पर सर 10 साल से ज्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं था, और वैसे भी ये पुराने अमेंडमेंट से, ये अमेंडमेंट सारे मई 22 के लिए भी रेलेवेंट था। एक निधि रूल में बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आया है जो आपके नवंबर 22 के लिए रेलेवेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा ये निधि रूल का अमेंडमेंट देखने के पहले, अगर आप चाहें तो एक बार निधि का रिविजन वीडियो देख लो। अगर मेरे को ध्यान रहेगा तो मैं रिविजन वीडियो का प्लेलिस्ट नीचे डाल दूंगा, उसमें आप रिविजन वीडियो देख सकते हो। रिविजन वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे, तो आपको अमेंडमेंट और अच्छे से समझ आएगा। सर कुछ अमेंडमेंट छोटे छोटे, कुछ अमेंडमेंट बहुत बड़े, ध्यान से सुनना। क्या अमेंडमेंट है, सबसे पहला तो इन्होंने कहा ब्रांच जो है, ब्रांच का एक डेफिनेशन इन्होंने ऐड किया सर, एनी प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द निधि। एनी प्लेस अदर देन जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, इसको इन्होंने ब्रांच के डेफिनेशन में डाला, एनी प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। अब सर उसके बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। रूल 4 क्या है सर, रूल 4 बात करता है इनकॉर्पोरेशन के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो मिनिमम 5 लाख का चाहिए था। अब इन्होंने अमेंडमेंट करके उसको 5 लाख हटा दिया। इन्होंने बोला मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अब कितना हो गया, 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख। और सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि एक निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू ही नहीं कर सकती, निधि कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। उसके अलावा वो चीजें सही में सर कि निधि कंपनी अगर है तो निधि लिमिटेड वर्ड उसको एग्जीक्यूट लगाना पड़ेगा। सर जब आप कोई नया रूल लाते हो ना, जब आप कोई नया रूल लाते हो, नया एक्ट लाते हो, आप पुराने वाले कंपनीज को अप्लाई करने के लिए टाइम देते हो। तो सर इस बार इन्होंने जब निधि रूल्स 2022 लाया तो इन्होंने पुरानी वाली कंपनीज को अप्लाई करने के लिए 18 मंथ्स का टाइम दिया। इन्होंने बोला एग्जिस्टिंग निधि कंपनी टू कंप्लाई विद दिस रूल विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रूल। मतलब क्या, अगर कोई पुरानी निधि कंपनी है जिसके पास 7 लाख रुपए का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने का, 7 लाख रुपए का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो वो क्या करेगा, वो उसके पास 18 महीने का टाइम है, 18 महीने के अंदर अंदर उसको पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल मिनिमम 10 लाख करना ही पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अब 5 लाख नहीं, अब 10 लाख हो गया है। उसके बाद मैंने क्या कहा, रूल 5। रूल 5 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, जो कहता था तुम्हारा नेट ओन फंड इतना होना चाहिए, तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होने चाहिए। उन्होंने बोला अब से जो नई निधि कंपनी बनेगी, न्यू निधि कंपनी जो फॉर्म होंगे, उनको रूल 4 के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। क्या लिखा है सर इन्होंने, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द निधि अमेंडमेंट रूल्स 22।
बोले जो नई कंपनी बनेंगे उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अरे सर ऐसे कैसे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा? तो सर इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। लॉ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और सारे चेंजेस हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है, कुछ सिलेक्टेड चेंजेस ही इंक्लूड हुए। पर एक चीज जो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, जो आप समझोगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। अब सर अभी भी वो प्रोविजन एप्लीकेबल है, पर वो रूल 5 में नहीं लिखा है, उसको इन्होंने अलग से लिख दिया। इन्होंने क्या लिखा, अब अगर आप एक निधि कंपनी बनाना चाहते हो ना, तो आपको एक नया फॉर्म लाया NDH4। क्या फॉर्म लाया सर? NDH4। ये NDH4 आपको सरकार को देना पड़ेगा और सरकार आपको, आप 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर सरकार को दोगे, और जब आप ये फॉर्म दोगे ना सरकार को, उसके बाद ही बिजनेस शुरू कर सकते हो। पर ये फॉर्म देने के लिए आपको दो कंडीशन मीट करना पड़ेगा। आपके 200 मेंबर से ज्यादा होने चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 200 मेंबर्स, एंड योर नेट ओन फंड शुड बी 20 लाख रुपीज और मोर। सर नेट ओन फंड का अमाउंट इन्होंने फिक्स कर दिया, बोले 20 लाख का कम से कम नेट ओन फंड होना चाहिए। मतलब सर मैंने निधि इनकॉर्पोरेट की, उसके 120 दिन के अंदर मेरे को कहां जाना है? सीजी के पास NDH4 फॉर्म लेकर के। पर अगर मैं सीजी के पास 120 दिन में जाना चाहता हूं, मेरे को 200 मेंबर का लिमिट मीट करना पड़ेगा और 20 लाख का नेट ओन फंड का लिमिट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं सीजी के पास जा सकता हूं। तो सर रूल 5 जो था, वो इन्होंने बोला नए वाले निधि कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये एक्स्ट्रा प्रोविजन एक एक्ट में ऐड हुआ है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है। पर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे रूल 5 हटा दिया? इसलिए मैंने आपके लिए कंटेंट डाल दिया। अब सर उसके बाद एक छोटा सा चेंज हुआ है, छोटा नहीं एक्चुअली मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चेंज ये, रूल 6 जो बात करता है प्रोहिबिशन का, कि आप अगर एक निधि कंपनी हो तो क्या क्या बिजनेस आप नहीं कर सकते, जैसे कि चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकते, हायर परचेज नहीं कर सकते, लीजिंग फाइनेंस नहीं कर सकते, आप लोन नहीं ले सकते, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, आप करेंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो सर इसमें इन्होंने 2 पॉइंट ऐड किया है जो आपको ग्रीन पे दिख रहा है। ये डी पॉइंट पहले भी हुआ करता था, पर इसमें एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चेंज है। क्या कहा सर इन्होंने? You cannot acquire or purchase security of any other company or control composition of board of any other company in any manner whatsoever। मतलब तुम क्या, अगर तुम एक निधि हो तो निधि तुम किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते, निधि तुम किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन भी कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, उनके साथ अग्रीमेंट में एंटर करके भी नहीं कर सकते। पर पहले कर सकते थे क्या? पहले कर सकते थे तुम SR पास करके या फिर रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेकर के। पर ये जो अप्रूवल वाला प्रोविजन था ना, इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बोला अब कोई भी हालत में निधि तुम किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, और तू किसी बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर। उसके अलावा हमने क्या बोला? उसके अलावा हमने बोला आप लोन्स नहीं रेज कर सकते, यू कैन नॉट रेज लोन। यहां पे एक्चुअली नंबर आना चाहिए L, ठीक है। आप लोन नहीं रेज कर सकते फ्रॉम बैंक्स और PFIs और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू निधि, लोन्स टू मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मेंबर को लोन देने के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हो, आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते निधि, तुमको ये अलाउड नहीं है, ठीक है? समझे? अरे बोलो समझे? तो क्या हुआ है सर, प्रोहिबिशन में दो चीजें ऐड हुई है। एक तो ये कि तुम किसी और के सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हालत में, इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। और दूसरा चेंज क्या हुआ है? तुम लोन्स नहीं रेज कर सकते। क्यों? अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए लोन्स नहीं रेज कर सकते। अब सर उसके बाद बात करते हैं मेंबरशिप की। मेंबरशिप में एक छोटा सा पॉइंट है। पहले क्या बोलते थे सर, निधि कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है? तो लॉ ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, ट्रस्ट नहीं बन सकता, मेंबर्स कभी भी 200 से कम नहीं हो सकते, और माइनर मेंबर नहीं बन सकता, माइनर मेंबर नहीं बन सकता। ये तीनों चीजें तो पहले भी लिखी हुई थी। अब एक अमेंडमेंट आया है सर। अगर एक मेंबर है, अगर एक मेंबर है निधि का, और उसने निधि से क्या ले रखा है, निधि से अगर उसने लोन ले रखा है या निधि को डिपॉजिट दे रखा है। सर अगर मैं एक निधि का मेंबर हूं और मैंने निधि से लोन ले रखा है या निधि को डिपॉजिट दे रखा है, तो जब तक वो लोन सबसिस्ट करेगा या जब तक वो डिपॉजिट सबसिस्ट करेगा, मैं 50% से ज्यादा अपना शेयर होल्डिंग नहीं बेच सकता। मतलब सर ये निधि है, मान लो ये निधि है, और इसमें मैं शुभम सिंगल इन्वेस्टर हूं, मैंने अपना यहाँ पे मेंबर बन रखा हूं, मैं शुभम मेंबर है, और साथ में शुभम ने डिपॉजिट भी दे रखा था। कितने का डिपॉजिट दे रखा था? 1 करोड़ का डिपॉजिट दे रखा था। मान लो, मेरे को पता है नहीं दे सकते 1 करोड़, पर मान लो दे रखा था। और मेंबर जो है मैं 100 शेयर होल्ड करता हूं। तो लॉ ने कहा 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग तो अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक ये डिपॉजिट निधि के पास है। जब ये डिपॉजिट रीपे हो जाएगा तो तू उसके बाद ट्रांसफर कर लेना। या मान लो डिपॉजिट नहीं था सर, डिपॉजिट नहीं था, निधि से मैं लोन ले रखा था। अगर मैं निधि से लोन ले रखा हूं ना, तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। 50% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा। क्या लिखा है सर, पढ़ो। अ मेंबर शेल नॉट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ इट्स होल्डिंग एज ऑन डेट of availing loan or making a deposit during subsistence of such loan or deposit as the case may be।
लेकिन सर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर शेल बी रिटेन्ड एट ऑल द टाइम्स, मतलब क्या? रूल 7 है रूल 8 के ऊपर। आपके नोट्स में देखना रूल 7 है। रूल 7 में लिखा है कि अगर आप एक डिपॉजिट होल्डर बनते हो तो आपको मिनिमम 10 शेयर होल्ड करने पड़ेंगे, और शेयर कैपिटल अप टू ₹100, विच एवर इज लोअर, आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो सर वो मिनिमम नंबर से कम कभी नहीं होना चाहिए, पर आप 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग बेच भी नहीं सकते। ठीक होगी सर बात? समझ आया? छोटा छोटा अमेंडमेंट है सर। उसके बाद रूल 9 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रूल 9 में नेट ओन फंड जो है 10 लाख का हुआ करता था, इन्होंने काट करके नेट ओन फंड को 20 लाख का कर दिया है। यही चीज मैंने अभी आपको एनडीएच 4 में भी दिखाया था एक्स्ट्रा नॉलेज में, कि जब आप कंपनी निधि इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो 120 दिन के अंदर सीजी के पास जाओगे, और सीजी के पास जब जाओगे, सुनो ना, सीजी के पास जब जाओगे नंबर ऑफ मेंबर्स 200 या उससे ज्यादा होने चाहिए, और नेट ओन फंड 20 लाख का हो गया होना चाहिए, एनडीएच 4 लेकर के जाओगे। तो इन्होंने क्या कहा सर, ये जो 10 लाख रुपया था ना, इसको इन्होंने कर दिया 20 लाख। अब मिनिमम नेट ओन फंड कितने का हो गया है? 20 लाख। और ये वाला कंप्लायंस वापस से आपको 18 मंथ्स के अंदर करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनी है उसको 18 महीने के अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? अरे बोलो हाँ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रूल 14। तुम सोच रहे हैं क्या कोई जो मेरे को जानता है इतने समय से बोले सर गला क्या होंगे आगे आपका? इधर फेस टू फेस बैच चलता ना तो यहां तक आवाज आती, यहां से नहीं, यहां से आवाज आती, कल से एकदम चीख चीख के। तो गया, गला गया। सुनो सर, वापस आओ वापस आओ। रूल 14 क्या है? अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट क्या होता है सर? मतलब क्या? अगर आप डिपॉजिट्स लेते रहते हो, आप बहुत सारे डिपॉजिट्स लेते रहते हो, तो लॉ ने कहा कुछ पैसा अलग से करके ना तू उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देना। क्या लिखा है सर? ये प्रोविजन नहीं, अमेंडमेंट नहीं है, ये बेसिक प्रोविजन है। अमेंडमेंट क्या है मैं बताऊंगा। एवरी निधि कंपनी शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू कीप इन्वेस्टेड in encumbered term deposit within scheduled commercial bank or post office an amount not less than 10% of the deposit outstanding at the close of the business on the last working days of the second preceding month। क्या सर? ये सब हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कब का लोन आप डिपॉजिट में डालोगे, पर लॉ क्या कह रहा है कि अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसका कम से कम 10%, 10% कितना होता है? 10 करोड़। वो 10 करोड़ का अमाउंट जो है वो आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा। और वो डिपॉजिट करोगे सर, मान लो अगर मेरा 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने 10 करोड़ डिपॉजिट किया, 10 करोड़ डिपॉजिट कर सकता हूं हाँ। अब सर ये 10 करोड़ में से मैं 5 करोड़ विड्रॉ करना चाहता हूं, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूं? सर लॉजिकली तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट से कम हो जाएगा। पर लॉ ने कहा था तुम रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल ले सकते हो, रीजनल डायरेक्टर एक्सेप्शन दे सकता है फॉर टेम्परेरी विड्रॉल, लेकिन आपको तुरंत रिस्टोर करना पड़ेगा अमाउंट। मतलब एक बार विड्रॉ कर लो, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अमाउंट वापस से डालना भी पड़ेगा। लेकिन सर इसमें इन्होंने एक फॉर्म, एक और प्रोविजन लाया है कि जो रीजनल डायरेक्टर का आप अप्रूवल लोगे ना, ये आप फॉर्म एनडीएच 2 में लोगे। किसमें लोगे? एनडीएच 2 में लोगे, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ये पहले भी था सर, ये बस इन्होंने हमारे इसमें क्लियरली ऐड कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। पॉइंट ये है, क्या मेरे को कुछ अमाउंट साइड में रख के डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में रखना पड़ेगा? हाँ। क्या उसमें से मैं विड्रॉ कर सकता हूं? आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे लोगे सर आरडी का अप्रूवल? एनडीएच 2 फॉर्म में आप आरडी का अप्रूवल लोगे। अब सर रूल 15 लोन की बात करता है, रूल 18 किसकी बात करता है? डिविडेंड की बात करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब सर लोन की जब बात होती है तो एक पॉइंट उसमें ऐड हुआ है कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं उनको लोन दे रहे हो, तो जॉइंट शेयर होल्डर में लोन किसको दोगे? उसका नाम, जिसका नाम सबसे पहले अपीयर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। सर वैसे ही जैसे हमारे नॉर्मल कंपनीज में होता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अगर सेक्शन 8 निधि कंपनी में भी अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं और अगर आप लोन दे रहे हो, तो लोन किसको दोगे? इट शैल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट। ठीक है, बाकी लोन का प्रोविजन एज इज रहेगा सर, सेम रहेगा। रूल 18 की बात करते हैं। रूल 18 में मैंने लिखा है स्क्रैप द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको स्क्रैप कर दो। रूल 18 में लिखा हुआ था सर डिविडेंड आप दे सकते हो। डिविडेंड कितना दे सकते हो? इट शुड नॉट एक्सीड 25% इन फाइनेंशियल ईयर। पर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था कि आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, वो पूरा काट दो। अब लॉ बहुत सिंपल हो गया है सर, एक निधि डिविडेंड दे सकती है बट इट विल नॉट एक्सीड 25% इन फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम कितना है सर? 25% है, उससे ज्यादा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते। सर ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा निधि रूल्स है, बस 2 पेज में, 1.5 पेज में खत्म हो गया। निधि 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 कर रहे थे तुम, इतना परेशान हो रहे थे। सर एक ब्रांच का डेफिनेशन ऐड हुआ है हमारे लिए, क्या रेलेवेंट चेंजेस है सुन लो।
ब्रांच का डेफिनेशन ऐड हुआ है। ब्रांच मतलब क्या, कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई प्लेस है वो ब्रांच हो गया। उसके अलावा आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो शुरू करने के लिए होता है वो 10 लाख हो गया 5 लाख की जगह। रूल 5 स्क्रैप हो गया। रूल 5 इन्होंने बोला नई निधि कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल 6 में 2 प्रोहिबिशन एक्स्ट्रा आ गए। पहला प्रोहिबिशन क्या, आप किसी और के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट या कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉम्पोजिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और दूसरा क्या हुआ है, दूसरा चेंज क्या हुआ है, दूसरा चेंज ये हुआ है सर कि आप लोन या बैंक और पीएफआई को बैंक और पीएफआई से लोन नहीं ले सकते अपने मेंबर्स को देने के लिए। उसके अलावा मेंबरशिप में एक रेस्ट्रिक्शन आया है कि अगर आपने कंपनी से लोन लिया है या कंपनी को डिपॉजिट दिया है तो आप अपने शेयर होल्डिंग का 50% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आपका लोन या डिपॉजिट चालू है। उसके बाद नेट ओन फंड का लिमिट इन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट अगर आपको रिलीज करवाना है तो आरडी का अप्रूवल लगेगा। फॉर्म एनडीएच 2 में लोन जो है ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को अगर देना है तो जिसका नाम ऊपर है उसको लोन दोगे। और उसके बाद मैंने कहा अगर निधि निधि डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो कर सकती है, लेकिन 25% इन फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं होगा डिविडेंड डिक्लेयर। अब सर मैं आपको सेबी एलओडीआर के कुछ अमेंडमेंट्स बताना चाहता हूं। सेबी एलओडीआर के 99% अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमारे May 22 के रिवीजन वीडियो अमेंडमेंट वीडियो में कवर हो गया था। उसको मैं वापस से यहां नहीं कवर करवा रहा हूं बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग द न्यू बुक्स और आपके पास ये अमेंडमेंट ऑलरेडी अपडेटेड होंगे। पर एक बार के लिए बस ऊपर ऊपर से बता देता हूं अमेंडमेंट कहां कहां पे हुआ है। सबसे पहले किसको किसको एप्लीकेबल होगा सेबी एलओडीआर का प्रोविजन, उसमें इन्होंने एक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म करके नाम ऐड किया है। क्या ऐड किया है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म करके नाम ऐड किया है। उसके बाद इन्होंने ऑडिट कमिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया है सर। ऑडिट कमिटी में, ये आपके नोट्स में एडेड नहीं है, इसको नोट्स में ऐड कर लो अगर एडेड नहीं है तो। ऑडिट कमिटी में सर, ऑडिट कमिटी रेगुलेशन 18 में लिखा है मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 3। उसमें पहले था 50% विल बी इंडिपेंडेंट, बट अब वो क्या हो गए, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट। कितने सर, एटलीस्ट 2/3 हो गए। प्लीज उसको नोट कर लेना अगर आपके नोट्स में ऑलरेडी नोटेड नहीं है तो। उसके बाद सर सिमिलरली रेगुलेशन 19 जो आपके नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का था उसमें भी सिमिलर चेंज हुआ है। एटलीस्ट 50% की जगह इन्होंने 2/3 कर दिया। एक्चुअली ऑडिट कमेटी में 2/3 तो हुआ ही करता था, एटलीस्ट वर्ड नहीं था, ये इन्होंने ऐड किया था। पर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में 50% लिखा हुआ था, उसको इन्होंने 2/3 कर दिया। कुल मिला के 100 बात की एक बात, ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में एज पर सेबी एलओडीआर अब से 50% नहीं 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी सर हमने डिटेल में पढ़ा है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पहले टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल थी, अब ये टॉप 1000 कंपनीज को एप्लीकेबल है। इसमें जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो अमेंडेड है, जैसे कि क्या, इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम होगा और कोरम के लिए एक डायरेक्टर का अटेंड करना बहुत जरूरी है। और सर 2 मीटिंग के गैप में बीच में कितना गैप हो सकता है, 180 डेज। सर मेरे को पता है, मैं आपको रैंडम प्रोविजंस बता रहा हूं, आपको ऐसे रैंडम प्रोविजन सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बस ये वाला पॉइंट नोट कर लो। एनआरसी वाला एक पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 2/3 हो गया है 50% की जगह। आप सेबी एलओडीआर वाले चैप्टर में जाओगे, ये टेबल आपको मिल जाएगा, वहां पे 50% लिखा होगा, उसको काट देना, उसकी जगह 2/3 लिख देना। उसके अलावा जितने भी चेंजेस है वो आपके समरी नोट्स में इंक्लूडेड है अभी तक के, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वाला मैंने May 22 में भी पूरा समझाया है और अभी भी मैंने नोट्स में पूरा डाल दिया है, ताकि अगर आप ये पेज पूरा प्रिंट मारोगे ना तो आपका May 22 का भी अमेंडमेंट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है सर। मेरी बात सुनो, ये एक नया प्रोविजन है, नया प्रोविजन है जो मेरे को फॉर सम रीजन लग रहा है इस बार ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इंस्टीट्यूट ना May 22 का पेपर इजी था तो अगर थोड़ा ट्रिकी बनाना चाहे तो इस तरह का पॉइंट जो है इंस्टीट्यूट डाल सकती है। आपको पता है सर, हर कंपनी को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनुअल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जिसमें आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरी बातें कर रहे हो, उसमें जो एक एक सेक्शन होता है एसआरसी का, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का, और एक सेक्शन होता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का। तो उसमें क्या डिस्क्लोजर दोगे वो भी इन्होंने ऐड किया है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के केस में आप क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे सर, नेम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज हेडिंग द कमिटी, कमिटी के हेड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा है, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। नेम ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, फिर कितना कंप्लेंट रिसीव हुआ, कितना कंपनी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुआ टू द सेटिस्फैक्शन, कितना पेंडिंग कंप्लेंट्स है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। मतलब सर ब्रॉडली 3 चीजें बता रहे हो कि कमिटी का हेड कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरा आप बता रहे हो कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, कंप्लायंस ऑफिसर का डेजिग्नेशन और नाम, और तीसरा आप बता रहे हो कितने कंप्लेंट्स रिसीव हुए, उसमें से कितने सॉल्व नहीं हो पाए टू द सेटिस्फैक्शन और कितने अभी भी पेंडिंग है। सर 4th और 5th पॉइंट में डिफरेंस क्या है, ये सॉल्व तो हुए
पर सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं था। ये वाला सॉल्व ही नहीं हुआ, ये कंप्लेंट जो है पेंडिंग है। तो इन दैट केस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के बारे में डिक्लेरेशन दोगे। सिमिलरली सर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की अगर बात करूं तो आप बताओगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस देके बताता है आप क्या क्या काम करोगे, तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना भैया। कॉम्पोजिशन बता देना और मीटिंग्स और अटेंडेंस के बारे में बता देना। ये सारी चीजें कहां डाल रहे हो सर आप? एनुअल रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सेक्शन में। सर ये आपके पूरे सेबी एलओडीआर का अमेंडमेंट था। क्या आपको बात समझ आई? सर क्या आपको बात समझ आई? बस इतनी सी ही बात है। सर इसके बाद फेमा का अमेंडमेंट बताता हूं, इसके बाद आईबीसी का अमेंडमेंट बताता हूं, खत्म। बहुत चिंदी अमेंडमेंट है सर, ना के बराबर का अमेंडमेंट है। सर आपको पता है एक लाइबोर करके चीज होती है। लाइबोर क्या होता है? लंदन इंटरबैंक ऑफर ऑफ एक्सचेंज रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। सर ये जो लंदन इंटरबैंक रेट होता है लाइबोर, ये जो है ना ये अब डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू क्यों हुआ सर? क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर के फ्रॉड किया, तो ये लाइबोर अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो लाइबोर डिसकंटिन्यू होने की वजह से फेमा में इन्होंने दो जगह चेंजेस किए। एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में। सर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में याद है क्या आप एडवांस ले सकते हो? हाँ आप एडवांस ले सकते हो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जो रहेगा ना वो लाइबोर से कम होगा। पर सर क्योंकि लाइबोर डिसकंटिन्यू हो रहा था इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क और प्लस 101%। मतलब पहले इन्होंने लिखा था कि क्या आप एडवांस ले सकते हो? हाँ। क्या उसमें इंटरेस्ट दोगे? हाँ। कितना इंटरेस्ट दोगे? लाइबोर प्लस 1% मैक्सिमम। पर इन्होंने लाइबोर जब से डिसकंटिन्यू का सोचा है तब से इन्होंने डाल दिया और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क प्लस 1%। तो ये सर इन्होंने सेफर साइड में डाल दिया था। एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा आपको पता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ सर थोड़ा नीचे जाओ पेज में अपने, वहां पे एक सेक्शन एक पॉइंट है ऑल इन कॉस्ट। आपके टेबल में आपको मिलेगा ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, आपका सारा खर्चा बोरोइंग का मिला के कितना आना चाहिए। रेट था सर बेंचमार्क प्लस 4.5%, बेंचमार्क प्लस 4.5%, बेंचमार्क प्लस 450 बेस पॉइंट्स। पर बेंचमार्क क्या था सर? यहां पे अगर आप समझोगे तो बेंचमार्क जो था पहले के जमाने में वो लाइबोर हुआ करता था या फिर कोई अदर इंटर बैंक रेट हुआ करता था। क्या? अदर इंटर बैंक रेट, या तो लाइबोर या कोई भी और इंटर बैंक रेट हुआ करता था। ये बिफोर अमेंडमेंट था। लेकिन अब क्योंकि लाइबोर चला गया है तो इन्होंने अमेंडमेंट करके लिख दिया है इंटर बैंक रेट और एनी अदर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, एनी अदर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट फॉर ऑफ अ 6 मंथ टेन्योर। सर जब भी आप कोई रेट लेते हो ना आप उसके 6 महीने के टेन्योर का लोन लेते हो। मतलब आप देखते हो 6 महीने के लिए लाइबोर क्या है वो रेट लेते हो, उस पर 4.5% ऐड करते। बट आप लाइबोर लेने की जगह या तो कोई वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट लोगे या फिर कोई ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR लोगे फॉर द पर्पज ऑफ बोरिंग, और उस पे 4.5% जब जोड़ोगे तो आपका ऑल इन कॉस्ट का सीलिंग आ जाएगा। मतलब सर बेसिकली लाइबोर डिसकंटिन्यू होने की वजह से इन्होंने बोला लाइबोर की जगह आप क्या, तो इन्होंने बोला एनी अदर वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट और एनी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। समझे? बस। अरे बस अमेंडमेंट इतना ही बस। लास्ट अमेंडमेंट बता दूं सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। ओह क्या चिंदी भर का अमेंडमेंट किया है। सर आपको पता है एक सेक्शन है 24 मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। हो सर उसमें क्या कहता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बुलाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कैसे मीटिंग होगी सर? मीटिंग इन पर्सन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकती है। मीटिंग कौन बुलाएगा? आरपी बुलाएगा। अब सर उसमें आगे एक पॉइंट लिखा था आरपी मीटिंग कब बुलाएगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग तब बुलाएगा जब 33% से ज्यादा मेंबर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर उसी को लॉ ने थोड़ा ऐड कर दिया। लॉ ने क्या बोला? आरपी जब चाहे खुद मीटिंग बुला सकता है, मतलब जब भी आरपी को लगे नेसेसरी है तब वो मीटिंग बुलाएगा। उसके अलावा अगर आरपी को रिक्वेस्ट किया 33% मेजॉरिटी वाले लोग, 33% वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स, तो तब भी वो मीटिंग बुलाएगा। मतलब क्या सर? अगर एक बोर्ड एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर है उसमें 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, ये 2 मेंबर जो है ये मिलकर के 40% क्या होल्ड करते हैं? वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं। अब ये जाकर के अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सब लोगों की मीटिंग बुलाएगा। पर सर उसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, ये क्या कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अगर कोई प्रपोजल आया, सर मीटिंग बुलाना तो एक चीज हो गया लेकिन मीटिंग में क्या डिस्कस करोगे? अलग अलग प्रपोजल्स डिस्कस करोगे। अगर एक मेंबर ने प्रपोजल भेजा, एक मेंबर ने अगर प्रपोजल भेजा, क्या वो प्रपोजल आप मीटिंग में रखोगे? तो लॉ ने कहा अगर आरपी को लगता है नेसेसरी है और जिसने वो प्रपोजल दिया वो 33% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करता है तो आरपी को रखना पड़ेगा वो प्रपोजल मीटिंग में। आरपी में प्लेस अ प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर इफ ही कंसीडर्स इट नेसेसरी
एंड सच प्रपोजल इज मेड बाय मेंबर रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। अगर दोनों कंडीशन मीट होता है, क्या नेसेसरी भी है और 33% वोटिंग राइट्स भी होल्ड करता है, और वो बंदा अगर प्रपोजल दे रहा है ना, तो आरपी जो है वो प्रपोजल को कहां पे रखेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में डिस्कशन के लिए रखेगा। सर बस इतनी सी बात है, और कुछ है ही नहीं, उसके अलावा नीचे के सारे प्रोविजन सेम है। तो सर पॉइंट सिर्फ इतना है, क्या क्या चेंजेस हुआ है एक बार आप पूरा चेंजेस देख लो। कुछ चेंजेस नहीं है सर। अगर मैं नवंबर 22 स्पेसिफिक चेंजेस अगर आपको बोलूं ना, तो एक निधि रूल्स ऐड हुआ है। निधि अमेंडमेंट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पर निधि के क्वेश्चन इस बार आएंगे कि नहीं वो देखने लायक होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। सेबी एलओडीआर के सारे प्रोविजंस आपके नोट में, बस एक चीज नोट कर लेना कि आपका एटलीस्ट टू थर्ड जो है वो हो गया है इन केस ऑफ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट टू थर्ड हो गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का पूरा वैसे ही था। ये डिस्क्लोजर जो है एनुअल रिपोर्ट में, ये दो डिस्क्लोजर ऐड करना है आपको, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का। उसके अलावा फेमा में आप देखो, ये वाला तो पहले ही लिख दिया था मैंने, आपके समरी नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑल इन कॉस्ट का सीलिंग जो है वो अभी चेंज हुआ है। ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ लाइबॉर। बेंचमार्क रेट आपका क्या हो जाएगा सर, लाइबॉर की जगह आपका ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट हो जाएगा, उस पर 4.5% का मार्जिन हो जाएगा। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड किया है टेक्निकली, कि अगर कोई प्रपोजल आ रहा है ना, वो प्रपोजल मेंबर के पास लेके जाए क्या, अगर वो नेसेसरी लग रहा है और 33% वाले इंसान ने दिया है, तो उसको मेंबर के पास लेके जाने का। ठीक है। अब सर ये तो हो गया आरटीपी का पूरा अमेंडमेंट का डिस्कशन। हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमटीपीज आएगा, एमटीपीज का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू का बुकलेट का डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट पे बताओ, हम एमसीक्यू के बुकलेट का डिस्कशन करेंगे। और भी कोई चीज अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आपको, अगर आपका एग्जाम नवंबर 22 में है, तो आप लोगों के लिए और बहुत सारे कंटेंट आते रहने वाले हैं। So you have to stay tuned to this channel. So do make sure that you click on the subscribe button, ताकि आपको चीजें समय पे पता चलते रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको इससे आपकी हेल्प हो गई हो। नोट्स कहां पे मिलेंगे सर आपको, नोट्स आपको इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज सीए शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।